हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम ईयर 2013 के जो हमारा गेट लाइफ साइंस का एग्जाम पेपर है उसके बायोकेमिस्ट्री सेक्शन को आज हम डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बोटनी सेक्शन को डिस्कस किया था, तो आज हम बायोकेमिस्ट्री सेक्शन को करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन ए सेल इज केप्ट इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मैं क्या बताया हुआ है कि हमारा कोई एक सेल है और उसको हमने किसी हाइपोटेनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा है, तो हमें बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा जो कि इसके स्टेटमेंट को यहाँ पे हमारा करेक्टली रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर हमारी जो सोल्यूट की कंसेंट्रेशन हो वो तो हमारी कैसी होती है, लेस, और जो हमारी सोलवेंट की कंसेंट्रेशन हो, और सोलवेंट भी हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, वाटर की हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, वाटर की हमारी कंसेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, मोर होनी चाहिए। और ये किसके कंपेयर में होनी चाहिए, जो हमारा यहाँ पे सेल है या फिर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट हो। जैसे कि यहाँ पे हम सेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जैसे कि ये हमारा कोई बिकर हो गया, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे सेल हो जाता है। ठीक है, और इस सेल को हमने किसके अंदर रखा है, एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर। ये हमारा यहाँ पे हो जाता है सोल्यूशन, ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटोनिक। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब इसके अंदर हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन में हमारा यहाँ पे सोल्यूट तो हमारा है कम, ठीक है, सोल्यूट लेस, और जो हमारी सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन है वो हमारी यहाँ पे हाई है, इसके कंपेयर में, सेल के कंपेयर में। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे किसी सेल को अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर हमारी सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन हमारी ज्यादा रहती है, तो इसीलिए जो हमारा सेल होगा उसके अंदर हमारा जो सॉल्वेंट होगा उसकी हमारी एंट्री होगी। अब सॉल्वेंट हमारे यहाँ पे क्या होता है, वाटर होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर होगा या फिर हमारा जो सॉल्वेंट होता है वो हमारा सेल के अंदर मूव करेगा। वो मूव क्यों करता है, क्योंकि जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसकी हमारी मूवमेंट कहां से होगी, हाई टू लो कंसेंट्रेशन। अब जो हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर हमारी जो सॉल्वेंट है उसकी कंसेंट्रेशन हमारी हाई है। ठीक है, और जो हमारा सेल है उसके अंदर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारी जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन हमारी कैसी होगी, लेस होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन में हमारी सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन हाई हो गई और सेल के अंदर हमारी लेस हो गई, तो इसीलिए जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमारा हाई टू लो कंसेंट्रेशन पे मूव करेगा, यानी कि सॉल्यूशन से सेल की तरफ वो मूव करेगा। और जब हमारा वाटर या फिर सॉल्वेंट हमारा सेल के अंदर मूव करेगा तो क्या होगा कि जो हमारा ये सेल होगा उसके सेल साइज के अंदर हमारा इंक्रीज होगा, क्योंकि इसके अंदर सॉल्वेंट यानी कि वाटर हमारा मूव कर रहा है, तो जो इसका सेल साइज होगा वो हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देख रहे हैं तो उसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो हमारा सेल साइज है वो हमारा इंक्रीज होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, तो ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि वाटर तो हमारा इनवर्ड मूवमेंट कर रहा है सेल के अंदर। सेकंड ऑप्शन है साइज ऑफ द सेल रिमेन सेम, तो ये भी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है। नो मूवमेंट ऑफ वाटर टेक प्लेस, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। साइज ऑफ द सेल इंक्रीज, तो हमारा यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन की, एक हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन भी रहता है, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, इसका हमारा रिवर्स हो जाता है। वहां पे क्या होता है कि जो हमारा सोल्यूट है उसकी कंसेंट्रेशन हमारी यहाँ पे हाई होती है, ठीक है, और जो हमारा सोलवेंट होता है यानी कि वाटर, उसकी हमारी कंसेंट्रेशन यहाँ पे लेस होती है। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा कि जो हमारा सेल है उसके अंदर हमारे जो सोलवेंट की कंसेंट्रेशन है वो हमारी हाई होगी, और हमने जैसे बताया कि यहाँ पे हमारा जो सोलवेंट है उसकी मूवमेंट कैसे होती है, हाई टू लो, तो यानी कि जो हमारा वाटर होगा वो हमारा सेल से सोल्यूशन की तरफ मूव करेगा, यानी कि जो हमारा वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, अगर हम इसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं। और क्योंकि इसके में से हमारा जो वाटर है यानी कि हमारा जो सोलवेंट है वो हमारा आउटवर्ड मूवमेंट कर रहा है, तो इसीलिए जो हमारा सेल साइज होता है वो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। ये हम किसकी बात करें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। और एक हमारा होता है आइसोटोनिक, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या रहता है कि जो हमारी सोलवेंट या फिर सोलूट दोनों की कंसेंट्रेशन हमारी सेल में या फिर हमारा जो सॉल्यूशन है दोनों के अंदर हमारी सिमिलर होती है, तो वहां पे हमारी वाटर की कोई मूवमेंट नहीं होती, ना हमारी आउटवर्ड मूवमेंट होगी नेट और ना ही हमारी इनवर्ड मूवमेंट होती है नेट। ठीक है, तो वहां पे हमारा जो सेल साइज होता है वो हमारा सेम रहता है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन के अंदर में शो किया गया है। तो यानी कि ये हमारा किसके लिए होगा, ये हमारा हाइपरटोनिक के लिए होता है। ठीक है, ये हमारा आइसोटोनिक के लिए होता है। और जो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन है वो हमारा किसके लिए होगा, ये हमारा होगा यहाँ पे हाइपोटोनिक। ठीक है, और नो मूवमेंट ऑफ वाटर, ये भी हमारे किसके अंदर होती है, आइसोटोनिक के अंदर। तो यहाँ पे हमें किसके लिए पूछा गया था, हाइपोटोनिक, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड हैज ए हायर प्रोस्पेंसिटी फॉर सिस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे दो अमीनो एसिड होते हैं, दो अमीनो एसिड के बीच में, जैसे कि एक हमारा ये अमीनो एसिड हो गया और एक हमारा ये अमीनो एसिड हो गया, तो दो अमीनो एसिड के बीच में हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है।
ये हमारा क्या होता है यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड। अब नॉर्मली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे ये दोनों अमीनो एसिड है, एक हमारा ये वाला अमीनो एसिड हो गया और एक हमारा ये अमीनो एसिड हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है यहाँ पे, तो उसके सराउंडिंग में जो हमारे ये दोनों के दोनों अमीनो एसिड होते हैं, वे हमारी कैसी कंफर्मेशन यहाँ पे अडोप्ट करते हैं, ट्रांस। नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे बात करूं, लेकिन जो हमारा प्रोलिन होता है ना, प्रोलिन एक हमारा ऐसा अमीनो एसिड होता है जो कि हमारा किस कंफर्मेशन में हमें ज्यादा देखने को मिलता है, सिस के अंदर। वैसे इसकी अगर हम नॉर्मली बात करें तो नॉर्मली ये हमें ट्रांस में देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम बाकी अमीनो एसिड से कंपेयर करके चलते हैं तो प्रोलिन की सिस कन्फर्मेशन या फिर सिस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की जो हमारी प्रोपेंसिटी होती है बाकी अमीनो एसिड के कंपेयर में वो हमारी हाई रहती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ एन अल्फा हेलिक्स कंपोज्ड ऑफ 36 अमीनो एसिड रेजिड्यू इज। अब यहाँ पे हमारा कोई अल्फा हेलिक्स है, ठीक है, अल्फा हेलिक्स पॉलीपेप्टाइड है और इसके अंदर हमारे जो टोटल अमीनो एसिड है वो हमें कितने दिए हुए हैं, 36 अमीनो एसिड। ठीक है, और इसकी हमें लेंथ पूछी गई है कि ये जो हमारा अल्फा हेलिक्स होगा जिसके अंदर हमारे 36 अमीनो एसिड है उसकी हमारी लेंथ क्या होगी। तो जो हमारे यहाँ पे दो अमीनो एसिड होते हैं, अगर मैं अल्फा हेलिक्स की यहाँ पे बात करता हूँ, तो अल्फा हेलिक्स के अंदर जो हमारे दो अमीनो एसिड होते हैं उनके बीच का जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हमारा कितना होता है, 1.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टोटल कितने दिए हुए हैं, 36। तो 36 अमीनो एसिड के बीच का जो हमारा यहाँ पे डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो हमारा कितना हो जाएगा। अब ये हमारा क्या है, दो अमीनो एसिड के बीच का, यानी कि एक हमारा ये वाला और एक हमारा ये, तो इनके बीच का हमारा डिस्टेंस। तो अगर यहाँ पे हम 3 के लिए करेंगे तो इसका हमारा डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे 36 अमीनो एसिड होगा, अगर हम उसके लिए यहाँ पे हमारा अप्रोक्स अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस देखते हैं या फिर उसकी लेंथ अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, 36 इंटू 1.5 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 54 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, यानी कि जो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है द ऑर्डर एन फॉर ए गिवन सब्सट्रेट कंसंट्रेशन इन एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन फॉलोइंग माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स इज। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जो हमारे माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स रहता है उसके अंदर जो हमारा ऑर्डर रहता है, ठीक है, रिएक्शन का जो हमारा ऑर्डर होता है वो हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक है, फॉर ए गिवन सब्सट्रेट कंसंट्रेशन इन एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो जो हमारी माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स होती है या फिर जो हमारी रिएक्शन होती है उसके अंदर क्या रहता है कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो हमारा क्या रहता है, 0 to 1 के अंदर हमारा वेरी करता है। यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारी लेस कंसेंट्रेशन होती है सबस्ट्रेट की, ठीक है, जब हमारी सबस्ट्रेट की लेस कंसेंट्रेशन होगी तो उस टाइम पे जो हमारी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, लगभग 1 के इक्वल। ठीक है, अप्रोक्स चाहिए। ठीक है, और जब हमारी बिल्कुल हाई कंसेंट्रेशन हो जाती है सबस्ट्रेट की, ठीक है, तो वहां पे हमारी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हमारी किसकी तरफ मूव करती है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तरफ। ठीक है, तो यानी कि अगर हमें कोई गिवन कंसेंट्रेशन है, ठीक है, इन दोनों के बीच की है, तो वहां पे हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, यानी कि मोर देन 0 या फिर उसके इक्वल भी हो सकता है या फिर लेस देन 1 और उसके इक्वल भी हो सकता है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ए ऑप्शन के अंदर हमें बिल्कुल 1 के इक्वल बोला गया है और 1 के इक्वल हमारी कब होती है, जब हमारी लेस सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन हो, और 0 के इक्वल हमारी कब होगी, जब हमारी सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन बिल्कुल हाई होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट करेगा वो हमारा कौन सा होता है, डी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, which one of the following amino acid residue is specifically recognized by chymotrypsin during peptide bond cleavage। अब यहाँ पे हमें काइमोट्रिप्सिन एंजाइम के लिए बोला गया है। काइमोट्रिप्सिन जो हमारा एंजाइम होता है वो हमारा एक तरीके का एंडोपेप्टाइडेज होता है। अब एंडोपेप्टाइडेज क्या होगा, ये हमारे जो एंजाइम होंगे वो हमारे जो इंटीरियर हमारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उनको ये ब्रेक करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे हमने 1 2 3 4 4 हमने यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड शो किया है। ठीक है, तो जो हमारे काइमोट्रिप्सिन होते हैं वो हमारे क्या करेंगे, जो हमारे इंटीरियर पेप्टाइड बॉन्ड है उनके ऊपर कट करते हैं। और अगर मैं इनकी स्पेसिफिकली यहाँ पे बात करूं कि हमारे कहाँ पे कट करते हैं, तो ये हमारे करते हैं सी टर्मिनस। किसके सी टर्मिनस पे, जो हमारे हाइड्रोफोबिक, लार्ज हाइड्रोफोबिक हम यहाँ पे कह सकते हैं, जो हमारे लार्ज हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होते हैं उनके सी टर्मिनस के ऊपर। ठीक है, अब इनमें भी अगर हम यहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफिकली बात करते हैं तो जो हमारे एरोमेटिक होते हैं ना, एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड हमने कौन से पढ़े थे, वहां पे थे हमारा एक W, ठीक है, एक हमारा Y और एक हमारा था F। जो हमारा W था वो हमारा किसके लिए होता था, वो हमारा होता था ट्रिप्टोफैन के लिए। ठीक है, जो हमारा Y होता था वो हमारा किसके लिए होता था, टायरोसिन के लिए। और जो हमारा F होता था वो हमारा किसके लिए होता था, फिनाइल एनालाइन के लिए।
ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन के अंदर देखते हैं तो फर्स्ट के अंदर में यहाँ पे फिनाइलएलानाइन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा जो काइमोट्रिप्सिन होगा वो हमारा इसके C टर्मिनस के ऊपर कट करेगा, तो ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ल्यूसिन दिया है, वेलाइन दिया है और एस्पार्टिक एसिड दिया है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट रहेंगे। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड ड्यूरिंग माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन इज। जो हमारी माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है उसके अंदर हमारा जो टर्मिनल यानी कि हमारा लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो हमारा कौन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन रहती है तो उसके अंदर जो हमारा कॉम्प्लेक्स 4 होता है, कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर जो हमारा लास्ट का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो हमारा कौन होता है यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग द बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया इन द यूरिया साइकिल द 2 नाइट्रोजन एटम आर ड्राइव्ड। अब यहाँ पे मैं यूरिया साइकिल के पूछा गया है कि जो हमारी यूरिया साइकिल होती है उसके अंदर जो हमारी यूरिया की फॉर्मेशन होती है, तो यूरिया के अंदर जो हमारे 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं वे हमारे कहाँ से ड्राइव होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल को बना के चलते हैं तो उसके अंदर हमारा क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा यूरिया हो गया और इसके अंदर हमारे एक ये नाइट्रोजन हो गया हमारा और एक ये बड़ा नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, अब इसको अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखते हैं तो जो हमारा ये साइकिल है तो इसके अंदर हमारे जो नाइट्रोजन है वो हमारे कहाँ से आते हैं। एक हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन आता है एस्पार्टेट से। ठीक है, यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन हो गया और एक इससे हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा, तो एक तो हमारा ये हो गया। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करते हैं तो दूसरा हमारा नाइट्रोजन यहाँ पे फ्री होता है हमारा। ठीक है, ये नाइट्रोजन हमारा क्या करेगा, ये हमारा कार्बोमिल फॉस्फेट में हमारा कन्वर्ट होगा। ठीक है, और फर्दर ये हमारा सिट्रोलिन के थ्रू, सिट्रोलिन फिर हमारा आगे जाके हमारा जो हमारा साइटोसोल होगा वहां से हमारा क्या करेगा, ये जो हमारा सिट्रोलाइल एएमपी इंटरमीडिएट और उसके थ्रू होता हुआ ये हमारा फाइनली यूरिया में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि एक हमारा यहाँ पे फ्री होगा, ठीक है, अमोनिया, और एक हमारे यहाँ पे क्या होता है एस्पार्टेट से। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं तो यहाँ पे मैं दिया हुआ है 2 फ्री अमोनियम ग्रुप, ये हमारा इनकरेक्ट है। फ्री अमोनियम ग्रुप एंड एस्पार्टेट, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद है बोथ नाइट्रोजन एटम आर ड्राइव्ड फ्रॉम आर्जिनिन, तो ये तो हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद है 1 नाइट्रोजन एटम इज ड्राइव्ड फ्रॉम सिट्रुलिन एंड 1 फ्रॉम ग्लूटामेट, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और ये अगर आप इस पाथवे के बारे में और ज्यादा आपको डिटेल में स्टडी करना हो तो आप यहाँ पे जो हमारी लेनिंजर की बुक रहती है उसको आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में स्टडी करना हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम हमारा क्वेश्चन सिमिलर यही आए, क्या पता हमें और कुछ पूछ ले। जैसे कि यहाँ पे हमें पूछ सकते हैं कि जो हमारा कंपाउंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से बाहर आता है, ठीक है, जो हमारा साइटोसोल के अंदर आएगा वो हमारा कौन सा मॉलिक्यूल होता है, सिट्रोलिन होगा। और जो हमारा यूरिया साइकिल के अंदर जो हमारा मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर मूव करेगा, साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मूव करता है, वो हमारा कौन सा होता है, ऑर्निथिन। तो आपको डिफरेंट टाइप के हमारे इस टाइप के क्वेश्चन हमें दे सकते हैं। ठीक है, तो आप जरूर इस पाथवे को कंप्लीट याद रखें, और ना सिर्फ इस पाथवे को बल्कि इसके बारे में जो हमारी डिटेल्स भी है ना वो भी आपको जरूर पता होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें यूं नहीं पूछा गया कि हमारा साइकिल के अंदर हमारे कौन कौन से इंटरमीडिएट है या फिर और कुछ, हमें पूछा गया है कि हमारे जो नाइट्रोजन है ना वे हमारे कहाँ से ड्राइव होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप इस पाथवे को ना सिर्फ याद रखें बल्कि इसको समझना भी हमारे यहाँ पे जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, एन एंजाइम हैज 2 बाइंडिंग साइट फॉर एन इनहिबिटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे हमारा कोई एंजाइम है, जैसे कि ये हमारा एंजाइम हो गया, और इसके पास यहाँ पे क्या है कि हमारी 2 बाइंडिंग साइट है इनहिबिटर मॉलिक्यूल के लिए। तो जैसे कि एक हमारी ये वाली साइट हो गई साइट 1, ठीक है, और ये हमारी हो जाती है यहाँ पे साइट 2, और ये किसके लिए है, इनहिबिटर्स के लिए। इन साइट के ऊपर हमारा कौन बाइंड होता है, इनहिबिटर हमारे बाइंड होंगे। यहाँ पे भी हमारा इनहिबिटर और यहाँ पे भी हमारा इनहिबिटर। When the inhibitor bind to the first site, the dissociation constant of inhibitor for the second site increase। अब यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है कि अगर हमारा एक साइट के ऊपर हमारा इनहिबिटर यहाँ पे बाइंड हो जाता है, इस साइट के ऊपर हमारा इनहिबिटर बाइंड हो गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो हमारा दूसरी साइट होगी ना उसका जो हमारा डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट होता है। अब डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट हमारा क्या होता है, अगर हम यहाँ पे डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की बात करते हैं तो ये हमारी एफिशिएंसी होती है किसी भी, अगर हम यहाँ पे जैसे कि लिगेंड और रिसेप्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, एक हमारी बाइंडिंग साइट है, ठीक है, और उसके ऊपर हमारा कोई यहाँ पे लिगेंड आगे बाइंड करेगा, तो ये हमारी एफिशिएंसी होती है जो हमारा लिगेंड और हमारे रिसेप्टर के बीच की हमारी डिसोसिएशन को शो करेंगे। अगर हमारा केडी की वैल्यू अगर हमारी यहाँ पे ज्यादा होती है, मोर, यानी कि हमारा जो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है अगर वो हमारे यहाँ पे ज्यादा होता है, तो जो हमारे लिगेंड और रिसेप्टर है उनके बीच की जो हमारी बाइंडिंग होगी वो हमारी क्या हो जाती है, लेस। ठीक है, लेस एफिनिटी रहेगी इनके बीच में, तभी तो हमारी डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है, तभी तो वे इजीली हमारे यहाँ पे डिसोसिएट हो रहे हैं। जितनी ज्यादा हमारी डिसोसिएशन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, उतनी हमारी जो बॉन्डिंग रहेगी वो क्या रहेगी, बॉन्डिंग वो हमारी लेस रहेगी।
ठीक है। और अगर हमारी केडी की वैल्यू यहाँ पे लेस रहेगी तो उसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी यहाँ पे एफिशिएंसी रहेगी बॉन्डिंग की वो हमारी क्या होती है, मोर रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जब हमारे एक साइट के ऊपर अगर हमारा कोई इनहिबिटर बाइंड कर लेता है तो वो क्या करेगा, जो हमारी सेकंड साइट होगी उसका जो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। और अगर वो हमारा इंक्रीज होगा तो यानी कि जो इनहिबिटर की सेकंड साइट के ऊपर बाइंडिंग की जो हमारी एफिशिएंसी रहेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है तो हमारी जो एफिशिएंसी होगी वो हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। और अगर हमारी ये वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हमारा एक साइट के ऊपर अगर हमारा इन्वर्टर बाइंड कर रहा है तो वो दूसरी साइट के ऊपर हमारे इन्वर्टर को बाइंडिंग करने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। क्योंकि इसकी एफिशिएंसी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो एक तरीके से क्या कर रहा है कि खुद तो यहाँ पे बाइंड हो गया लेकिन दूसरी साइड के ऊपर ये किसी दूसरे इन्वर्टर को बाइंड नहीं होने दे रहा, उसकी एफिशिएंसी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। लीडिंग टू द नेगेटिव कोऑपरेटिविटी। ठीक है। और इसी को हम क्या नाम देते हैं, जो हमारे ये एक साइड के ऊपर तो हमारा मॉलिक्यूल बाइंड हो गया, दूसरे के ऊपर ये अपने आप किसी दूसरे मॉलिक्यूल को बाइंड नहीं होने दे रहा, और इसी मैकेनिज्म को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, नेगेटिव कोऑपरेटिविटी। ठीक है। यानी कि ये दूसरे वाले की जो बाइंडिंग की एफिशिएंसी है उसको नेगेटिवली यहाँ पे कोऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या पूछा गया, द हिल कोफिशिएंट फॉर सच एन इनहिबिटर इज। और यहाँ पे मैं पूछा गया कि इस टाइप की हमारी जो नेगेटिव कोऑपरेटिव रहती है उसके अंदर हमारा जो हिल कोफिशिएंट होगा वो हमारा क्या रहता है। अब यहाँ पे हमें अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा नेगेटिव कोऑपरेटिविटी है, तो जो हमारा हिल कांस्टेंट होता है ना, हिल कोफिशिएंट सॉरी, तो जो हमारे यहाँ पे हिल कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू हमारी अलग अलग हो सकती है। पहली हमारी क्या हो सकती है, हम यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि 1, अगर हमारे हिल कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है तो उसमें हमारा क्या रहता है कि जो हमारा एक साइड के ऊपर हमारा इनहिबिटर या फिर कोई मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाता है तो वे दूसरे वाले को ना तो वो हमारा इनहेंस करेगा ना ही उसको इनहिबिट करेगा। इसको कोई मतलब नहीं है, ये बस अपनी जगह पे यहाँ पे जाके बाइंड हुआ। अब इसको मतलब नहीं है यहाँ पे हमारा कौन आ रहा है उसको ना तो ये इनहिबिट करेगा ना ही उसको इनहेंस करेगा। ठीक है। अब दूसरा हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है कि मोर देन 1, अगर हमारी यहाँ पे जो हिल कोफिशिएंट की वैल्यू है अगर हमारी मोर देन 1 होती है तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे एक जगह पे तो हमारा बाइंड हो गया, अब ये दूसरी जगह पे किसी अपने ही रिश्तेदार को यहाँ पे लेके आएगा। ठीक है। लेके आने का मतलब है कि वो उनके बीच में जो हमारी यहाँ पे कोऑपरेटिविटी रहेगी वो हमारी कैसी होती है, पॉजिटिवली कोऑपरेटिविटी। ठीक है। यानी कि ये खुद तो आ ही गया और दूसरी जगह पे ये अपने रिश्तेदार को भी यहाँ पे लेके आ रहा है, अपने भाई को भी यहाँ पे लेके आ रहा है, तो वो हमारी क्या होती है, पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। और उसके अंदर हमारी जो हिल कोफिशिएंट की वैल्यू है वो हमारी मोर देन 1 रहती है। और इसके अपोजिट क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल के अंदर देखा कि जो हमारा इनहिबिटर है वो खुद तो बाइंड हो गया लेकिन वो दूसरी साइड के ऊपर किसी दूसरे को नहीं आने दे रहा। ठीक है। तो वो हमारी क्या होती है, नेगेटिव कोऑपरेटिविटी। और उसके अंदर हमारी जो हिल कोफिशिएंट की वैल्यू रहती है वो हमारी क्या होती है, लेस देन 1। ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन को अगर देखते हैं तो इक्वल टू 1 इनकरेक्ट, ग्रेटर देन 1 इनकरेक्ट, लेस देन 1 तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, लेस देन 0 तो ये हमारा नहीं होता। ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, एन ओलाइगोन्यूक्लियोटाइड वाज सीक्वेंस्ड बाय डाइडिऑक्सी मेथड ऑफ सेंगर एंड द फॉलोइंग ऑटो रेडियोग्राम वाज ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पे हमें सेंगर मेथड के अंदर जो हमारा ऑटो रेडियोग्राम हमारा जो हमें ऑब्टेन होता है वो हमें यहाँ पे शो किया गया है और हमें बताना क्या है, द सीक्वेंस ऑफ द ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। और जो हमारा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है जिसकी हम सीक्वेंसिंग यहाँ पे कर रहे हैं उसका हमें यहाँ पे सीक्वेंस हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं तो उससे पहले अगर हम सेंगर मेथड को थोड़ा देख ले क्या होता है सेंगर मेथड के अंदर, जैसे कि ये हमारा कोई सीक्वेंस है। ठीक है। और इसके अंदर हमारे यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है वे हमारे क्या क्या है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 5 प्राइम ये एंड हो गया हमारा और ये होता था हमारा 3 प्राइम एंड। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 प्राइम एंड को लेके चल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे बना के चलते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा 3 प्राइम हो गया और यहाँ से अगर हम एंड को लेके चल रहे हैं तो ये हमारा यहाँ पे है ए टी सी जी। ठीक है। यहाँ पे हम 4 का ही लेके चल रहे हैं और ये हमारा यहाँ पे हो जाता है 3 प्राइम एंड। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा सेंगर मेथड होता है इसके अंदर हम यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं। ठीक है। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि हमारी नॉर्मल जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है, तो नॉर्मल रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हमारे एक हमारा ये स्ट्रैंड हो गया तो इसके इसके एंटी पैरेलल में हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं। अब सेंगर मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे डी एनटीपीज होते हैं उन्हीं को हम यहाँ पे ऐड करते हैं। लेकिन डी एनटीपीज के साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम 4 और अलग अलग रिएक्टेंट हमारे यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे कि एक टाइम पे तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे डी एनटीपीज जो हमारे नॉर्मल होते हैं, डी एनटीपी जैसे कि हमारे यहाँ पे डी एटीपी होगा। ठीक है। और कौन से होते हैं, डी सीटीपी हो गया। ठीक है। डी जीटीपी हो गया। ठीक है। और एक हमारे यहाँ पे होते हैं डी टीटीपी हो गया।
ठीक है। तो ये इस टाइप के हमने डीएनटीपीज यूज किया है, और उसके साथ हमने एक क्या किया यहाँ पे यूज, हमने डाई डिऑक्सी एटीपी भी यूज किया है। अब डाई डिऑक्सी एटीपी क्या होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एटीपी स्ट्रक्चर को बना के चलते हैं, जो हमारा नॉर्मली हमारा यहाँ पे होता है, ठीक है, डिऑक्सी एटीपी, तो उसके अंदर हमारा क्या रहेगा, जैसे कि अगर मैं शुगर की स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के चलता हूँ, तो उसके अंदर हमारी कुछ शुगर की स्ट्रक्चर ये होती है, ये हमारा क्या होता है यहाँ पे 1', ये हमारा 2', ये हमारा 3', और ये हमारा यहाँ पे होता है 4', और इसी के साथ हमारे यहाँ पे क्या होता है CH2OH, ठीक है, जिसके साथ जैसे कि ये हमारा CH2 हो गया, और इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, ये हमारे फॉस्फेट होते थे, और इसी फॉस्फेट के थ्रू ये क्या होता था, हमारा किसी दूसरे हमारे न्यूक्लियोटाइड के साथ ये हमारी बॉन्डिंग यहाँ पे शो करती थी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे 5', और जो हमारे 1' होते हैं उसके थ्रू ये क्या करता है, जो हमारे यहाँ पे बेस होता था उसके साथ हमारे बाइंड होते थे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं डीऑक्सी की, तो इसके अंदर हमारा क्या होता है कि जो हमारी यहाँ पे 2' साइट होती है, वो तो हमारी यहाँ पे उसके ऊपर जो हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हमारा कैसा हो जाता है डीऑक्सी, यानी कि हमारे यहाँ पे सिर्फ हमें हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 3' साइट की, तो 3' साइट के ऊपर हमारा यहाँ पे क्या होता है, हमें यहाँ पे OH हमें देखने को मिलता है, और इसी OH के थ्रू क्या होता है कि ये हमारे नेक्स्ट वाले, जैसे हम यहाँ पे बता रहे थे ना कि हमारे नेक्स्ट वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ यहाँ पे अटैच रहेंगे, तो जो हमारा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा उसके फॉस्फेट के साथ यहाँ पे हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, किसके थ्रू, इस OH के थ्रू। और ये हम किसकी बात कर रहे थे, डीऑक्सी एनटीपीज की, डी एनटीपीज की। अब हमने यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे हम ऐड करते हैं डाई डिऑक्सी। डाई डिऑक्सी के अंदर हमारा क्या होगा, जैसे कि हम नाम से ही देख सकते हैं डाई डिऑक्सी, यानी कि हमारे जो 2 बार हमारे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उनके हमारे यहाँ पे रिमूवल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे डाइडिऑक्सी होंगे उनके अंदर हमारा जो 3' साइड के ऊपर भी हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसके अंदर हमारा सिर्फ हाइड्रोजन यहाँ पे बचेगा, और अगर हमारे यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन ही होगा, तो यानी कि जो हमारा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा, यहाँ पे N2 है हमारा न्यूक्लियोटाइड सेकंड वाला, तो उसके जो हमारे फॉस्फेट होंगे उनके साथ इनकी यहाँ पे जो हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी चाहिए थी वो हमारी यहाँ पे नहीं हो पाती। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि अगर हम यहाँ पे डाइडिऑक्सी को यूज कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या कर देगा, यहाँ पे जो हमारी रेप्लिकेशन प्रोसेस चल रही है उसको हमारा इनहिबिट करेगा, उसको वहां पे ब्लॉक कर देता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कंडीशन को लेके चल रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने डीएनटीपीज को यूज किया हुआ है, ठीक है, और उसके साथ हमने यहाँ पे क्या कर दिया, टीटीपी को हमने यूज कर लिया। तो अगर हमारा डीटीपी यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो जो हमारा ए के अपोजिट यहाँ पे हमारा थाइमिन ऐड होना चाहिए, तो ये तो यहाँ पे हमारा ऐड हो गया, ठीक है, ये हमारा डीटीपी यहाँ पे ऐड हो गया, लेकिन इसके फर्दर हमारे यहाँ पे कोई भी चीज ऐड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या बताया कि जो हमारा डीटीटीपी होते हैं या फिर जो हमारे डीटी एनटीपी होंगे, डाइडिऑक्सी एनटीपी, तो उसके अंदर हमारा क्या होता है कि जो हमारी 3' साइट होती है उसका भी जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वहां से हमारा ऑक्सीजन हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ क्या मिलता है, हाइड्रोजन हमें मिलेगा, और ये फर्दर हमारा कोई भी नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ हमारा यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, तो हमारी जो प्रोसेस है वो हमारी यहीं पे ब्लॉक हो जाती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे डिफरेंट डाइडिऑक्सी को यहाँ पे ऐड करते हैं अलग अलग प्रोसेस के अंदर, और वहां पे हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस होगी वो यहाँ पे ब्लॉक हो गई। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं जो हमारा डी डी एटीपी है, ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा जो ए के अपोजिट हमारा थाइमिन ऐड हो गया, ठीक है, जब यहाँ पे हमारा एडेनिन यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, तो ये हमारा कैसा होगा डीटीपी एटीपी। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम पे एक ही हमारा डीटीपी एटीपी यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने क्या बताया कि हम यहाँ पे डीएनटीपी को यूज करते हैं, तो डीएनटीपी के अंदर हम चारों के चारों हमारे जो एनटीपी होंगे ना, जैसे कि डीएटीपी, ठीक है, डीसीटीपी, इन चारों को ही हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, एक हमारा यहाँ पे हो जाता है डीटीटीपी, ठीक है, तो हम इन चारों को यूज करेंगे। जैसे कि आगे हमारा क्या हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि हमारा अगर एक और थाइमिन हो तो इसके अपोजिट हमारे यहाँ पे एडेनिन यूज होना चाहिए नॉर्मल वाला, तभी तो हमारी प्रोसेस आगे जा पाएगी, तभी तो हम यहाँ पे इस तक पहुंच पाएंगे। तो हम नॉर्मल को भी यूज करते हैं, और एक हम कैसा रखेंगे यहाँ पे जो हमारा डीडीपी वाला होगा, डाइडिऑक्सी यूज होगा, ठीक है। जब भी हमारा यहाँ पे डाइडिऑक्सी अगर हमारा यूज हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा, हमारी प्रोसेस वहीं पे ब्लॉक हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमारा यहाँ तक ही ब्लॉक हो गई हमारी प्रोसेस, नेक्स्ट के अंदर हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा थाइमिन ऐड हो गया, यहाँ पे हमारा एडेनिन हो गया, और यहाँ पे जब अगर हमारा सी के अपोजिट हमारा यहाँ पे ग्वेनिन यूज हो जाता है, वो भी कौन सा डीडी वाला, डाइडिऑक्सी वाला, तो हमारे यहाँ पे प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि यहाँ पे हमारा टी ए जी और यहाँ पे हमारा सी, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है 3। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे हमें 4 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड मिल गए, एक ये हमारा, सेकंड ये, थर्ड ये, और फोर्थ हमारा ये हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको हम यहाँ पे रन करवाते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने रन करवाया, तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने जब हमने डीटीपी जो हमारे डी टीटीपी यूज किया ना, उस टाइम की मैं अगर बात करूं तो उस टाइम पे हमारी जो प्रोसेस थी वो हमारी कितने न्यूक्लियोटाइड तक पहुंची थी, सिर्फ एक तक ही। अगर मैं जैसे यहाँ पे टी वाला अगर मैं याद यूज कर रहा हूँ, थाइमिन वाले डीडीएटीपी, एक हमने यहाँ पे कौन से किए हैं,
एडेनिन वाले, एक हमने यहाँ पे की है साइटोसिन वाले, और एक हमने यहाँ पे किया ग्वानिन वाले। तो जब हमने यहाँ पे थाइमिन वाले यूज किए तो उस टाइम पे जो हमारा न्यूक्लियोटाइड था उसके हमारे कितने वहां पे न्यूक्लियोटाइड थे, सिर्फ जो हमारा सीक्वेंस था सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड था। जब हमने यहाँ पे ए वाले यूज किए तब हमारे यहाँ पे कितने थे, तो जब हमने साइटोसिन वाले यूज किए तो उस टाइम पे हमारे कितने पहुंच गए, 1 2 3 और 4, यहाँ पे हमारे कितने पहुंच गए 4। और जब हमने यहाँ पे ग्वानिन वाले यूज किए तब हमारे कितने पहुंचे 3 तक ही। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड हमें मिल गए और अब हम इनको क्या करते हैं, यहाँ पे रन करवाते हैं। जब हमने इनको रन करवाया तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा सबसे स्मॉल साइज का हमारा न्यूक्लियोटाइड होगा वो हमारा सबसे ज्यादा दूरी पे जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन हमारा कवर करेगा, जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो यानी कि जो हमारा टी वाला जो हमारी लाइन आएगी यहाँ पे, उसका जो हमारा यहाँ पे बैंड आएगा वो हमारा सबसे दूर तक होगा। देन उसके बाद सेकंड, देन उसके बाद ये हमारा 4 है, ये हमारा 3 है, तो ज्यादा डिस्टेंस हमारा कौन कवर करेगा, 3 वाला करेगा। तो ये हमारे यहाँ पे 3 और ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सीक्वेंस को बना के चलते हैं तो सीक्वेंस हमारा यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे साइड की बात करूं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन देखूं तो ये हमारा 5 प्राइम था और ये हमारा 3 प्राइम था। तो 5 प्राइम पे हमारे यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा हो गया टी, ये हमारा हो जाता है ए, ये हमारा हो जाता है जी और ये हमारा हो जाता है यहाँ पे सी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सीक्वेंस क्या आ गया, टी ए जी सी, ठीक है। लेकिन ये हमारा किसका है, ये हमारा सीक्वेंस है जो हमारा यहाँ पे हमें ऑब्टेन हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एनालाइज जो हमारा सीक्वेंस था जिसको हम एनालाइज कर रहे थे इस सीक्वेंस को, अगर मैं इसकी डायरेक्शन यहाँ पे देखूं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट ही होगा, ठीक है। जैसे कि हमारा 3 प्राइम क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5 प्राइम और ये हमारा क्या हो गया 3 प्राइम और इसके अपोजिट, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे हमारा थाइमिन था तो इसके अपोजिट हमारा यहाँ पे क्या था, एडेनिन था। तो ये तो हमारा हम जो सीक्वेंस बनाया है ना ये हमारा किसका है, जो हमें ऑब्टेन हुआ है। अगर मैं एनालाइज सीक्वेंस की बात करूं तो वो तो हमारा क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे क्या आ गया, जी, ये सी, ये टी और ये हमारा ए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें तो 3 प्राइम ए टी सी जी, 3 प्राइम ए टी सी जी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे एनालाइज हमें सीक्वेंस मिलता है और ये हमारा क्या होता है, सेंगर मेथड। इसको हम और ज्यादा एक्सप्लेन जब हमारे कोई लेक्चर रहेगा तो उसके अंदर हम इसको और भी ब्रीफली ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पे कुछ समझ में आ गया हो कि हमारा जो सेंगर मेथड होता है वो हमारा किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो अगर हम यहाँ पे इस ऑडो रेडियोग्राम को देखते हैं तो सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे अभी बताया था, यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये हमारा 5 प्राइम एंड और ये हमारा 3 प्राइम एंड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको बना के चलते हैं तो ये यहाँ पे हमारा क्या आएगा, पहला हमारे यहाँ पे आ रहा है जी, देन उसके बाद यहाँ पे है टी, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे और ज्यादा इसको, ये हमारा 5 प्राइम हो गया, ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे जी वाला कॉलम है तो जी हो गया, ये हमारा कौन सा हो जाता है यहाँ पे टी, देन उसके बाद यहाँ पे हमारा सी, देन उसके बाद ये वाला फिर से हमारा सी, देन उसके बाद ये हमारा टी, फिर ये हमारा जी, ये हमारा यहाँ पे हो जाता है टी, ये हमारा हो गया यहाँ पे ए सी और ए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे सीक्वेंस आ जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 प्राइम ए सी ए टी जी टी सी सी टी जी और ये हमारा हो जाता है यहाँ पे 5 प्राइम, ठीक है। और अगर हम एनालाइज सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शन के अंदर हम यहाँ पे जो सीक्वेंस दिए हुए हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसका जो एनालाइज अगर हम सीक्वेंस की बात करें जो हमने एनालाइज किया होगा, ठीक है, एनालाइज सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 प्राइम, इसके अपोजिट हमारा क्या आएगा यहाँ पे टी, ये हमारा जी, ये फिर से हमारा यहाँ पे टी ए, ये हमारा हो जाएगा इसका सी, ठीक है। ये इसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा हो जाता है ए, ये हमारा जी जी और ये ए एंड सी। तो ये हमारा क्या हो गया 3 प्राइम, ये हमारा एनालाइज सीक्वेंस है। लेकिन इसके साथ हमारा यहाँ पे कोई भी हमारा मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसके अपोजिट हमारा क्या होगा, अगर हम यहाँ पे इस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए 5 प्राइम, ठीक है। अगर हम 3 प्राइम से ही लेके चल रहे हैं 3 प्राइम पे हमारा क्या होना चाहिए ए सी ए। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं ए ऑप्शन के अंदर तो 3 प्राइम से हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है जी टी सी, ये तो हमारा नहीं होना चाहिए। 3 प्राइम से हमारा क्या होना चाहिए ए सी ए, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद है 5 प्राइम से हमें यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है जीटीसी, और अगर हम 5 प्राइम से यहाँ पे रीड करते हैं तो हमारा क्या रहा है जीटीसी, यहाँ तक हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद है सीटीजी, ठीक है, यहाँ पे सीटीजी यहाँ तक भी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद है टीएसीए, टीएसीए, तो ये हमारे यहाँ पे 3 करेक्ट। तो ये यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है 5 प्राइम से हमारा एसीए, ये हमारा 3 प्राइम से होगा एसीए, ना कि हमारा 5 प्राइम से, तो ये भी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद है डबल एटी, तो ये तो हमारा कहीं पे भी हमें नहीं मिल रहा, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, इन डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन द रेट ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन इज डिक्रीजिंग ऑर्डर इज। अब यहाँ पे में टिश्यू प्लांटेशन के लिए हमें बताया गया है और हमें यहाँ पे पूछा क्या गया है कि किसके अंदर जो हमारे यहाँ पे रेट ऑफ
ग्राफ्ट रिजेक्शन होगा वो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर यहाँ पे बताना है कि हमारा किस ऑर्डर में यहाँ पे ग्राफ्ट रिजेक्शन हमारा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 टर्म दिए गए हैं। एक हमारा यहाँ पे दिया गया हमें जीनोग्राफ्ट, ठीक है, एक हमारा यहाँ पे दिया गया हमें एलोग्राफ्ट, ठीक है, और एक हमें यहाँ पे दिया गया है आइसोग्राफ। और एक हमारा और होता है, यहाँ पे हमें उसके लिए नहीं दिया हुआ, वो हमारा होता है ऑटोग्राफ। यहाँ पे हमें दिया भी हुआ है, इस ऑप्शन के अंदर में ऑटोग्राफ भी दिया हुआ है। तो ये हमारे 4 टाइप की हमारी टर्म रहती है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ऑटोग्राफ्ट से, अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो जब हम टिश्यू प्लांटेशन सेम ऑर्गेनिज्म से ही करें, जैसे कि एक ही हमारा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये हमारा ऑर्गेनिज्म आएगा, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ये हमारा कोई इंडिविजुअल हो गया और इसी के किसी एक ऑर्गन, जैसे कि ये हमारा ऑर्गन हो गया एक, ठीक है, और इसी ऑर्गन को इसी इंडिविजुअल से हम क्या करते हैं, इसी के अंदर हमारा दोबारा से हम टिश्यू प्लांटेशन करवा देते हैं किसी बी रीजन के अंदर। तो इंडिविजुअल हमारा सेम ही था, सिर्फ हमने क्या किया कि उसके एक पोर्शन यानी कि एक टिश्यू को हमने ट्रांसप्लांट कर दिया किसी दूसरे रीजन के अंदर। यहाँ पे हमारा सेम ऑर्गेनिज्म रहेगा, सेम इंडिविजुअल हम भी कह सकते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है ऑटोग्राफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट हम यूज समझ सकते हैं कि इसके अंदर हमारा जो टिश्यू प्लांटेशन होगा वो हमारा कहां से होता है, ट्विन से, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर हमारा सेम जीनोटाइप होगा, जैसे कि ये हमारा इंडिविजुअल था और इसका कोई हमारा ट्विन था, तो इससे अगर हम कोई टिश्यू को यहाँ पे ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो हमारा क्या आ जाता है आइसोग्राफ्ट। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट हमारा क्या होगा कि सेम स्पीसीज का हमारा इंडिविजुअल हो, यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो स्पीसीज होती है वो हमारी सेम हो, ठीक है, ये तो इसका ट्विन था, ठीक है, और अगर हम किसी सेम स्पीसीज के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को ले रहे हैं और उससे अगर हम कोई टिश्यू को ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं तो वो हमारे किसके अंदर आता है एलोग्राफ्ट के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे होता है जीनोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारी जो स्पीसीज भी होती है ना वो हमारी डिफरेंट हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम कोई हमारे कैट है और कैट का हम कोई टिश्यू यहाँ पे ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं ह्यूमन के अंदर, तो वो हमारा किसके अंदर आएगा जीनोग्राफ्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप खुद भी बता सकते हो कि हमारा जो यहाँ पे रेट ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन होगा वो हमारा सबसे कम किसके अंदर होगा, यहाँ पे मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर बताना है, तो सबसे हाईएस्ट हमारा किसके अंदर होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर हम यहाँ पे इसको करके चल रहे हैं तो सबसे हाईएस्ट हमारा किसके अंदर होगा जीनोग्राफ्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा किसके अंदर आएगा एलोग्राफ्ट, क्योंकि हमारा सेम स्पीसीज के अंदर है तो वो हमारा डिफरेंट स्पीसीज तो हमारा क्या रहेगा उससे तो कम ही रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या होगा, अगर हम रिजेक्शन की यहाँ पे बात करें सबसे ज्यादा रिजेक्शन हमारा जीनो में था, देन उसके बाद किस में आएगा हमारा एलो में, उससे कम हमारा किस में आएगा आइसो में, और उससे हमारा कम किस में आता है ऑटो के अंदर। तो ये हमारा यहाँ पे ग्राफ्ट रिजेक्शन का ऑर्डर रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं तो हमें आइसो जीनो, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया क्योंकि जो हमारा जीनो है वो हमारा सबसे हाईएस्ट होगा। देन उसके बाद है एलो आइसो एंड जीनो, तो फिर से हमारा ये इनकरेक्ट हो गया जीनो ऑटो एंड एलो। तो जो हमारा ऑटोग्राफ्ट होगा उसका जो हमारा रिजेक्शन रेट रहता है वो हमारा एलो से भी कम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा ऑटो होगा उसका एलो से कम हमारा यहाँ पे रिजेक्शन रेट रहेगा, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। देन उसके बाद लास्ट है जीनोग्राफ्ट एलोग्राफ्ट एंड आइसोग्राफ्ट, जीनो एलो एंड आइसो, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, यू हैव प्रिपेयर्ड 1 लीटर ऑफ 0.5 मोलर एसिटिक बफर, पीएच है जिसका हमारा 5.0, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज 1.7 into 10 raised to power -5 मोलर, व्हाट वुड बी द एसिटेट आयन कंसंट्रेशन इन द बफर। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हम किससे सोल्व करेंगे, यहाँ पे वो हमारा होगा हेंडरसन, जो हमारी इक्वेशन होती है हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन से, ठीक है। और ये हमारी क्या होती है, ये हमारी इक्वेशन होती है पी एच इक्वल टू पी के ए प्लस, ये हमारा पी के ए है, ठीक है, प्लस लोगरिथम जो हमारा यहाँ पे सोल्ट डिवाइडेड बाय एसिड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को देखते हैं तो ये हमारे यहाँ पे पीएच है, ठीक है, तो पीएच हमें यहाँ पे कितना गिवन है वो हमारा यहाँ पे 5, ठीक है। पीके ए हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, हमें यहाँ पे क्या गिवन है डिसोसिएशन कांस्टेंट, और डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारा क्या होता है के ए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे के ए में प्रोवाइडेड है वो हमारा कितना है 1.7 into 10 raised to power -5, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पी के ए की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है माइनस लॉग जो हमारा के ए की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पी के ए की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा पी के ए इज इक्वल टू जो हमारा माइनस, ये तो हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, तो अगर हम यहाँ पे लॉगरिथम करते हैं के ए का, ठीक है, और के ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी है 1.7 into 10 raised to power -5, ठीक है। तो अगर हम इसका यहाँ पे लॉगरिथम करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है माइनस, तो हमारे यहाँ पे सिंबल इसी का रहेगा ही, ठीक है। और ये अगर हम यहाँ पे इसका लॉगरिथम करते हैं तो वो हमारा कितना होता है -4.77, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं
इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं 4.8। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे माइनस से माइनस हमारा कैंसिल, तो ये हमारा क्या हो जाता है 4.8। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाती है यहाँ पे पी के ए की वैल्यू। तो हमारी पी के ए की वैल्यू यहाँ पे क्या जाती है, वो हमारी होगी यहाँ पे 4.8। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सॉल्ट की कंसेंट्रेशन जो हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, सॉल्ट की हमें कंसेंट्रेशन यहाँ पे कितनी है, वो हमारी है यहाँ पे 0.5। ठीक है, और जो हमारी यहाँ पे एसिड की हमारी कंसेंट्रेशन रहेगी वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, वो हमारी हो जाती है एक्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे चलते हैं तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या क्या हो गया, हमारे पास जो हमारा पीएच है वो हमें कितना गिवन है यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, पी के ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे 4.8 हो जाती है। ठीक है, जो हमारा लॉगरिथम है वो हमारा किसका, सोल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। ठीक है, तो अगर हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.2 इज इक्वल टू लॉग सोल्ट, सोल्ट हमारा 0.5 डिवाइडेड बाय एसिड। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे मैं इसका एंटीलॉग करना पड़ेगा 0.2 का, और अगर हम यहाँ पे 0.2 का एंटीलॉग करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा 1.58। ठीक है, और ये हमारा किसके इक्वल होगा, अब यहाँ से हमारा लॉग तो हट गया क्योंकि इन्होंने इसकी क्या कर दिया था, एंटीलॉग कर दिया था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया था यहाँ पे सिर्फ हमारा 0.5 डिवाइडेड बाई हमारा एसिड बचेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एसिड की कंसेंट्रेशन देखते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5, ये हमारा 1.58। और अगर हम इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं तो वो हमारा हो जाता है 0.315। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फिगर शो द प्लॉट ऑफ रिएक्शन रेट वर्सेस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन फॉर एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एन इनहिबिटर, मैच द पॉसिबल रिएक्शन टाइप विद इट द प्लॉट्स। अब यहाँ पे मैं डिफरेंट ग्राफ दिखाए गए हैं और वो हमारे किसके लिए, रिएक्शन रेट वर्सेस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जो हमारा रिएक्शन रेट है वो हमारा किसके वर्सेस, जो हमारे यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिफरेंट ग्राफ में शो किए गए हैं। और वो हमारे किसके उसके हैं, वो हमारे प्रेजेंस और एब्सेंस हमारे शो कर रहे हैं किसकी, इनहिबिटर की। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैच करना है कि जो हमें यहाँ पे डिफरेंट हमें पी क्यू आर एस हमें जो यहाँ पे अलग अलग टाइप के में इनहिबिशन शो किए गए हैं और वो हमारे करेक्टली हमें यहाँ पे मैच करने हैं उन टाइप के हमारे जो ग्राफ रहेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, कंपिटिटिव इनहिबिशन, एक हमारा यहाँ पे है सबस्ट्रेट इनहिबिशन, एक हमारे यहाँ पे होता है माइकलिस मेंटन जो हमारे यहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस रहती है, और एक हमारे यहाँ पे हमें गिवन है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं सबसे कॉमन जो हमारा यहाँ पे सबसे पहले जिसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे कम्पिटिटिव और जो हमारा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन को बनाएंगे वो हमारा कौन सा होता है, माइकलिस मेंटन। ठीक है, उसी को यहाँ पे रेफरेंस लेके हम किस किस को यहाँ पे करेंगे, जो हमारा कम्पिटिटिव इनहिबिशन है या फिर हमारा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन है और जो हमारा सबस्ट्रेट इनहिबिशन है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारा कौन सा ग्राफ यहाँ पे माइकलिस मेंटन इक्वेशन को या फिर उस ग्राफ को हमारा यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इन सभी को देखते हैं तो जो हमारा सबसे यहाँ पे कॉमनली हमें जो देखने को मिलता है माइकलिस मेंटन के अंदर वो हमारे यहाँ पे है फर्स्ट वाला। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस ग्राफ के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वी मैक्स है, जब हमारा वी मैक्स का जब हाफ होता है यानी कि जो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है उस टाइम पे जो हमारी सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन होती है वो हमारी क्या होती है यहाँ पे के एम, ये हमारा क्या हो गया के एम, ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे वी मैक्स हाफ। जब हमारी वी मैक्स यानी कि हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे हाफ पे पहुंची थी तो उस टाइम पे जो हमारी सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन ये है 1 मिलोमोलर। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करिए यहाँ पे के एम को। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे वी मैक्स बाई 2। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा आर वाला जो हमारा यहाँ पे माइकलिस मेंटन होगा वो हमारा किसके साथ यहाँ पे मैच हो रहा है, जो हमारा फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, फर्स्ट ग्राफ है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की, तो अगर हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को लेके चलते हैं तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर हमारा क्या होता है, अगर हम यहाँ पे दो चीजों को लेके चलेंगे, एक हमारा वी मैक्स होता है और एक हमारा यहाँ पे होता है के एम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को अगर हम लेके चले तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारा वी मैक्स होता है, अगर मैं वी मैक्स की बात करूं तो वो हमारा अनअफेक्टेड होगा, उसके ऊपर हमारा कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर मैं के एम की बात करूं तो के एम वैल्यू हमारी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इन ग्राफ्स को देखूं तो इसके अंदर हमारा क्या होना चाहिए कि जो हमारा वी मैक्स है वो तो हमारा अनअफेक्टेड होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे थर्ड वाले ग्राफ को देखता हूँ तो इसके अंदर हमारा जो वी मैक्स है वो हमारा उतना ही है जितना हमारा नॉर्मली माइकल जो हमारे फर्स्ट वाला ग्राफ है माइकल्स मेंटन वाला उसके अंदर हमारे यहाँ पे शो किया गया है, वो हमारा अनअफेक्टेड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे के एम की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो के एम की वैल्यू हमारी 1 से क्या हो गई यहाँ पे 2 हो गई, यानी कि के एम की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा थर्ड वाला है वो हमारा किसके लिए होगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन यानी कि पी के लिए। तो पी के साथ हमारे यहाँ पे कौन सा आएगा, जो हमारा थर्ड वाला ग्राफ होगा।
अगर मैं यहाँ पे फोर्थ वाले ग्राफ की बात करूँ, टू तो हमारा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, टू को तो हम यहाँ पे अलग ही रख देते हैं। अगर मैं यहाँ पे फोर्थ वाले ग्राफ की बात करूँ तो जो यहाँ पे हमारा वी मैक्स है ना, वो भी हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी हमारे यहाँ पे कम्पिटेटिव इनिबिशन के लिए नहीं होगा, तो इसीलिए जो हमारा पी है वो हमारा थर्ड वाले के साथ यहाँ पे मैच कर रहा है। देन उसके बाद एक हमें यहाँ पे दिया हुआ है सबस्ट्रेट इनिबिशन। सबस्ट्रेट इनिबिशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारी जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, वही हमारा किसकी तरह काम करने लग जाता है, एक इनिबिटर की तरह। यानी कि स्टार्टिंग में क्या होगा कि जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो सबस्ट्रेट के साथ हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे सेकंड ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हमारी इंक्रीज हो रही थी, तो जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी हमारी क्या हो रही थी, इंक्रीज हुई। लेकिन एक थ्रेशोल्ड पे जाने के बाद क्या हो रहा है कि हमारी जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, जो हमारा सबस्ट्रेट इनहिबिशन है। यानी कि क्या वो हमारा किसके लिए हो जाता है, जो हमारा सेकंड वाला ग्राफ है। और एक हमारा यहाँ पे बचता है हमारे पास कौन सा है, जो हमारा एस होगा वो हमारा किसके लिए होगा, वो भी हमारा फोर्थ वाला ही बचता है। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पे इनको मैच करके चलते हैं तो फोर्थ में मैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नॉन कम्पिटिटिव। और अगर मैं नॉन कम्पिटिटिव की यहाँ पे बात करता हूँ तो नॉन कम्पिटिटिव के अंदर हमारा क्या रहता है कि जो हमारा यहाँ पे वी मैक्स होगा, जो हमारा वी मैक्स है वो हमारा डिक्रीज होता है, और जो हमारा के एम होता है वो हमारा अनफेक्टेड रहता है। तो अगर मैं फोर्थ वाले ग्राफ को देखता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो वी मैक्स है वो हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। 2/3 हमारे यहाँ पे डिक्रीज हो गया ये। और अगर मैं केएम की बात करूं तो केएम हमारा उतना ही है जितना हमारा माइकल्स मेंटन इक्वेशन के अंदर था, उस ग्राफ के अंदर था 1 मिलीमोलर, यहाँ पे भी 1 मिलीमोलर, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, नॉन कम्पिटिटिव के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, आर हमारा फर्स्ट के लिए, यहाँ पे मैं सीक्वेंस क्या दिया हुआ, पी क्या आर एस है, तो पी यानी कि हमारा थर्ड, पी हमारा थर्ड, यानी कि बी और सी जो हमारा ए और डी है वो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। देन उसके बाद जो हमारा यहाँ पे क्या होगा वो हमारा टू के लिए, क्या टू, तो यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सी हमारा इनकरेक्ट है, आर हमारा फर्स्ट के लिए और एस हमारा यहाँ पे फोर्थ वाले के लिए। तो हमारे यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहता है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परमेबिलिटी कोफिशिएंट अक्रॉस ए लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट मोलिक्यूल में शो किए गए हैं और उनको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है उनकी परमेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक मेम्ब्रेन की जो हमारी परमेबिलिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं, जो हमारे यहाँ पे हमें जो मोलिक्यूल में गिवन है, तो उसके अंदर में क्या गिवन है यहाँ पे, यूरिया, ग्लूकोज, वाटर, आयन, ठीक है, सोडियम आयन एंड ट्रिप्टोफैन। तो अगर हम यहाँ पे इनमें से देखते हैं तो सबसे ज्यादा हमारी जो परमेबिलिटी रहेगी वो हमारी किसकी रहती है, वाटर की और यूरिया की, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा वाटर और यूरिया में यहाँ पे गिवन है, उनकी जो परमेबिलिटी रहती है वो में जो बाकी यहाँ पे मोलिक्यूल गिवन है उनसे हमारी हाईएस्ट होती है, ठीक है। और अगर हम इन दोनों में से भी लेके चलते हैं तो उन दोनों में से हमारी जो हाइड्रोजन जो हमारा वाटर रहेगा उसकी हमारी परमेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो यानी कि जो हमारा सबसे पहले आएगा वो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, थर्ड। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आता है, फर्स्ट, ठीक है। और अगर हम इन दोनों का भी अगर हम यहाँ पे पता होता है तो उससे भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन ये हमारा इजिली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें फर्स्ट 1 एंड 3, देन यहाँ पे 3 1 जो हमारा इनकरेक्ट हो गया, ये भी हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा 1 3 ये भी हमारा इनकरेक्ट है, और सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं ग्लूकोज में यहाँ पे गिवन है, तो ग्लूकोज की हमारे यहाँ पे परमेबिलिटी इन दोनों से कम रहेगी, जो कि हमारा सेकंड वाला है। उसके बाद में यहाँ पे आयन गिवन है, तो आयन की हमारी जो परमेबिलिटी रहती है वो हमारी सबसे कम रहती है, ठीक है। हमारे जो सबसे लार्जेस्ट मॉलिक्यूल होंगे उनको अगर हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, बाकी अगर हम यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल की बात करें तो वहाँ पे जो हमारे आयंस होते हैं उनकी जो हमारी परमेबिलिटी रहती है वो हमारी सबसे कम रहती है, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो ये हमारा सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे ट्रिप्टोफैन की बात करते हैं तो ट्रिप्टोफैन हमारा कैसा होता है, ये हमारा एक मॉलिक्यूल था जो कि हमने अमीनो एसिड के अंदर स्टडी किया था, और ये हमारा कैसा होता था, अनचार्ज होता था, ठीक है। तो ये हमारा किसके अंदर आता है, जो हमारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज वाली जो हमारी यहाँ पे लेयर होगी। और इसके अंदर भी अगर हम यहाँ पे ट्रिप्टोफैन और ग्लूकोज को अगर कंपेयर करते हैं तो ट्रिप्टोफैन की हमारी जो परमेबिलिटी रहती है वो हमारी हाईएस्ट रहेगी हमारे ग्लूकोज से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 5। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर क्या होता है, 3 1 5 2 4, 3 1 5 4 2। तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एटीपी जनरेटेड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें डिफरेंट कंडीशन दी हुई है और उनको हम यहाँ पे अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी एटीपी अमाउंट जनरेटेड की। यानी कि जब हम यहाँ पे एनरोबिक कैटाबॉलिज्म कर रहे हैं स्टार्च विद 300 ग्लूकोज यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो एटीपी होगी वो हमारी कितनी होगी, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एनरोबिक कैटाबॉलिज्म कर रहे हैं स्टार्च, यानी कि जो हमारे 300 ग्लूकोज का हमारा जो स्टार्च है अगर उसका एनरोबिक कैटाबॉलिज्म होगा, तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी एनरोबिक कैटाबॉलिज्म होती है तो उसके अंदर हमारा जो एक ग्लूकोज है वो हमारा यहाँ पे कितने एटीपी प्रोड्यूस करता है, 2 एटीपी। तो अगर हमारे यहाँ पे 300 एटीपी 300 अगर हमारे यहाँ पे ग्लूकोज होंगे तो टोटल हमारे यहाँ पे एटीपी होंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे, अराउंड 600 एटीपी, जो हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन है, ठीक है। सेकंड कंडीशन के अंदर हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एरोबिक कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज।
अगर हम ग्लूकोज कैटाबोलिज्म की यहाँ पे बात करते हैं तो ग्लूकोज के अंदर जैसे हमने देखा था कि हमारे ग्लाइकोलाइसिस होती थी प्रोसेस, ठीक है, और एक हमारी यहाँ पे होती थी सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। तो जो हमारे टोटल एटीपी यहाँ पे बनते थे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम ग्लूकोज और सिट्रिक जो हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल होता है, अगर हम उन दोनों को यहाँ पे कंबाइन करके चलते हैं तो जो हमारे टोटल एटीपी यहाँ पे प्रोडक्शन होती थी वो हमारी कितनी होती थी, लगभग 32 30 30 से लेके हमारे 32 एटीपी की यहाँ पे फॉर्मेशन होती थी। और वो हमारे किसके ऊपर डिपेंड होते थे, जो हमारा स्टल सिस्टम होता था, ठीक है। हमारे जैसे कि जब हम ग्लाइकोलिसिस और जो हमारे यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल है उनको पढ़ेंगे तो भी हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे जो स्टल सिस्टम होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे वेरी करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो नेट एटीपी है वो हमारे 30 बन रहे हैं या फिर 32 बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कोई एक को भी लेके चलते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे दोनों को ही लेके चलते हैं, जैसे कि 30 ये हमारे हो गए यहाँ पे एटीपी किसके लिए, सेकंड कंडीशन के लिए। बाकी को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करके चलते हैं तो अगर हमारे यहाँ पे थर्ड कंडीशन हम लेके चलते हैं, इसमें हमारा क्या है, एरोबिक कैटाबोलिज्म एसीटेट। अब यहाँ पे हमें एसीटेट दिया हुआ है, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे एरोबिक कैटाबोलिज्म होगी तो उसके अंदर हमारा जो मॉलिक्यूल यूज होता है वो हमारा कौन सा होता था, एसिटाइल कोए, ठीक है। जो हमारा पायरुवेट होता था वो हमारा कन्वर्ट होता था एसिटाइल को ए के अंदर, और वो फर्दर हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर हमारा एंटर करता था। तो पहले तो हमें जो एसिटेट होगा वो हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें एसिटाइल को ए के अंदर। और जब हम इसकी यहाँ पे कन्वर्जन करते हैं तो उस टाइम पे हमारा एक एटीपी यहाँ पे कंज्यूम होता है, ठीक है। और जब हमारा एक एसिटाइल को ए जब हमारा सिट्रिक एसिड के अंदर हमारा एंटर करेगा तो उस टाइम पे हमारा जो टोटल यहाँ पे हमारे एटीपी की प्रोडक्शन होती है वो हमारी कितनी होगी, 9। और वो कैसे होती है, क्योंकि जैसे कि हम सिट्रिक एसिड साइकिल की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे हमारा क्या होता है, 3 हमारे NaDH की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एक हमारे FADH2 की फॉर्मेशन होती है। मैं यहाँ पे सिट्रिक एसिड की साइकिल की बात कर रहा हूँ बस। तो वहां पे हमारे जैसे हमने देखा था कि वहां पे हमारे 3 NaDH, एक हमारे FADH2 और एक हमारा एटीपी की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है डायरेक्टली, या फिर हम यूं कह सकते हैं हमारी जीटीपी की फॉर्मेशन होती है और वो हमारा क्या हो जाता है, एटीपी की फॉर्मेशन करता है। वो लगभग हमारा एक एटीपी के इक्विवेलेंट रहता है। तो जो हमारे 3 NaDH होंगे वे हमारे कितने ऊपर यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस करेंगे, 2.5 एटीपी, क्योंकि जो हमारा एक NaDH होता है वो हमारा 2.5 एटीपी के इक्वल रहेगा। एक हमारा जो FADH2 होता है वो हमारा 1.5 एटीपी के इक्वल, यानी कि हमारा ये कितना हो गया, 1.5 एटीपी, और ये हमारा हो गया यहाँ पे 1 एटीपी। तो टोटल हमारे प्रोड्यूस कितने हो गए, 10 एटीपी, ठीक है। और उसमें से एक हमारा कंज्यूम हो गया, तो हमारा थर्ड कंडीशन के जो हमारे यहाँ पे टोटल नेट एटीपी बनेंगे वो हमारे लगभग कितने होंगे, 9, ठीक है। ये हमारा वेरी कर सकता है लेकिन हमारा इतना ज्यादा वेरी यहाँ पे नहीं करेगा, कई बार हमारे डिफरेंट पाथवे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जितना मेरे कंसर्न में जितना हमारा पाथवे था तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे जो एटीपी की प्रोडक्शन होनी चाहिए वो हमारी लगभग 9 की यहाँ पे प्रोडक्शन होनी चाहिए। कुछ हमारे डिफरेंट यहाँ पे पाथवे हो सकते हैं लेकिन जो हमारी यहाँ पे वैल्यू रहेगी एटीपी की वो लगभग हमारी इतनी ही रहेगी, ठीक है, इसकी अप्रोक्स ही रहेगी। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे फोर्थ लेके चलते हैं, फोर्थ में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एरोबिक कैटाबोलिज्म ऑफ पाल्मिटेट, ठीक है, यानी कि फैट मॉलिक्यूल। और अगर हम फैट मॉलिक्यूल पाल्मिटेट के यहाँ पे एरोबिक कैटाबोलिज्म करते हैं तो उस टाइम पे जो हमारे नेट एटीपी की फॉर्मेशन होती है वो हमारी होती है 106 एटीपी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इनको किस ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे कम हमारा कौन सा हो गया, थर्ड वाली कंडीशन। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे है 2 सेकंड वाली, देन उसके बाद फोर्थ, देन उसके बाद फर्स्ट। तो अगर हम यहाँ पे ऑर्डर को देखते हैं तो हमारा क्या आएगा, 3-2-4-1, 3-2-4-1। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग विद देयर रेगुलेटरी मैकेनिज्म। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट एंजाइम हमें शो किए गए हैं और उनके जो हमारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं उनके यहाँ पे इनको मैच करना है हमें, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सबसे कॉमन जो हमारा रहता है जैसे कि फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज होता है जो कि हमारा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के अंदर आता है, और उसके लिए हमने पढ़ा था कि इसका जो हमारा रेगुलेशन होता है वो हमारा किसके थ्रू होता था, एलोस्टेरिक इंटरेक्शन के थ्रू। तो यानी कि जो हमारा ए आएगा उसके लिए तो हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस हमारा किसके थ्रू होता है, कोवलेंट मॉडिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। इसको हम ज्यादा स्टडी नहीं करते, तो अगर हमें इसका पता भी ना हो ना तो भी हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर लेंगे, वो हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो बी के लिए हमारे यहाँ पे क्या आएगा, 4-1 आएगा, ठीक है, फोर्थ वाला। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सी के लिए, सी हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा किसके अंदर होता था, लैक ओप्रेन के अंदर। और लैक ओप्रेन को अगर हम यहाँ पे रेगुलेशन की बात करें तो वो हमारा किसके थ्रू होता था, जो हमारे एंजाइम की सिंथेसिस होती थी, ठीक है, एंजाइम सिंथेसिस के थ्रू। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो सी आएगा, सी के लिए हमारा यहाँ पे जो इसका रेगुलेटरी मैकेनिज्म आएगा वो हमारा कौन सा होता है, सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा कौन सा होगा, बी वाला। ए के लिए 3, बी 4 एंड सी 2 एंड डी के लिए हमारा क्या आएगा, फर्स्ट, ठीक है। तो जो हमारा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज होता है वो हमारा क्या करता है, जो हमारी एनरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे क्या होते थे कि जो हमारा पायरुवेट होता था वो हम किस में कन्वर्ट करते थे, लैक्टेट के अंदर, और वो हमारा किसके प्रेजेंस में होता था,
जो हमारा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज होता था एंजाइम, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे लैक्टेट होता था ना, तो ये हमारा क्या करता था, यहाँ पे जो हमारा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज है उसको रेगुलेट करता था। यहाँ पे हमारा क्या होता था, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, तो जो हमारा लैक्टेट होता था वही इसको यहाँ पे हमारा रेगुलेट करता था। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट इनिबिशन, ठीक है, फीडबैक इनिबिशन की तरह। तो इसीलिए डी के लिए हमारे यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट वन। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, ए रिसर्चर वांट टू क्लोन 3 डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ साइज 1.1 MB, 0.097 MB एंड 0.045 MB, ठीक है। द चॉइस ऑफ द वेक्टर फॉर क्लोनिंग ईच ऑफ द फ्रेगमेंट आर। अब यहाँ पे क्या है कि कोई रिसर्चर है और उसको 3 डीएनए के फ्रेगमेंट जिनके साइज हमारा कौन क्या क्या है, 1.1 MB, 0.097 एंड 0.045 MB, ये उनके डीएनए फ्रेगमेंट के हमारे साइज है और इन डीएनए फ्रेगमेंट को क्लोन करना है किसी रिसर्चर ने, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वेक्टर की चॉइस बतानी है कि इन डीएनए फ्रेगमेंट को यहाँ पे क्लोन करने के लिए हमारे कौन कौन से हम वेक्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 1.1 MB के लिए, तो उसके लिए हमारा यहाँ पे जो कंपेटिबल हमारा जो वेक्टर रहेगा वो हमारा कौन सा होता है, YAC, ठीक है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है, जिसके अंदर हमारा क्या होता है कि ये हमारे कितने साइज को इंसर्ट करवा सकता है, यहाँ पे क्लोन करवा सकता है 200 to 2000 KB। और हम इसको यहाँ पे MB में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा 0.2 to 2 MB, ठीक है। तो ये हमारा YAC इसके लिए हमारा करेक्ट रहेगा। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 0.097 और अगर हम इसको यहाँ पे केबी में कन्वर्ट करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा 97 KB, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसके लिए देखते हैं तो वो हमारा कौन सा आएगा, P1 फेज, ठीक है। तो यानी कि एक हमारा क्या हो गया P1 फेज, ये हमारा किसके लिए रहता है 70 to 100 KB के लिए, तो ये हमारा क्या हो गया P1, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 0.045, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 45 KB, और 45 KB के लिए हमारे यहाँ पे कंपेटेबल कौन सा रहेगा, जो हमारा कोजमिड रहता है, ठीक है, लैम्डा कोजमिड। तो ये हमारा क्या हो गया कोजमिड। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोजमिड, बैक्टीरियोफेज लैम्डा एंड बैक्टीरियोफेज P1। तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा क्योंकि जो हमारा 1.1 MB का होगा उसके लिए में यहाँ पे YAC की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। देन उसके बाद है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है, बैक्टीरियोफेज P1 ये भी ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे कोजमिड होगा तो ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा ये यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये हमारा यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये हमारा 1.1 KB का जो हमारा यहाँ पे साइज रहेगा डीएनए का उसको ये क्लोन नहीं कर पाएगा। देन उसके बाद है बैक्टीरियोफेज लैम्डा, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे ना ही तो मैं यहाँ पे जो हमारा कोजमिड था वो मैं यहाँ पे गिवन है, ठीक है, और ना ही मैं यहाँ पे P1 गिवन है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे यहाँ पे BSc रहेगा ना वो हमारा लेस देन 300, लेकिन हमें तो यहाँ पे सिर्फ 97 KB तक का ही हमें करना है सिर्फ, ठीक है। तो ये हमारा इसीलिए यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। और जो हमारा 45 KB का था ना उसके लिए हमें यहाँ पे P1 की जरूरत पड़ेगी, ना कि हमें सिर्फ लैम्डा फेज हमारा सिर्फ 25 KB तक का कर सकता है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। उसके बाद ओनली प्लाज्मिड, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट रहता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द 4 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम गिवन बिलो कट द फॉलोइंग डीएनए सीक्वेंस। अब यहाँ पे हमें एक डीएनए सीक्वेंस हमें गिवन है और उसके अलावा यहाँ पे हमें 4 हमारे अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी हमें यहाँ पे गिवन है, और हमें बताना है कि इन चारों में से, ये हमारे जो 4 एंजाइम है इनमें से कौन सा हमारे एंजाइम इस पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को हमारे कट कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इस सीक्वेंस को बना के चलते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे अगर हमें कोई सीक्वेंस दिया हुआ होता है ना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, तो उसके में डबल जो हमारे यहाँ पे स्टैंड रहता है उन दोनों को हमें बनाना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे में क्या क्या है, CCG, CCG, AT, A एंड T, ठीक है, यहाँ तक हो गया। देन उसके बाद CTCG, CTCG, ठीक है, ये हमारा यहाँ तक हो गया। एंड AGGC, AGG एंड C, तो ये मैं यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और अगर हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड को बना के चलते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा 3', ये हमारा G, ठीक है, यहाँ पे हमारा C, T, A, T, A, G, A, C, C, T, C, C, C एंड G, ये हमारा हो गया यहाँ पे 5', ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रैंड है और इसके लिए मैं यहाँ पे बताना है कि कौन सा हमारा यहाँ पे एंजाइम इस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को यहाँ पे कट कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो फर्स्ट एंजाइम दिया हुआ है वो हमारा BAMH1 है, और इसके लिए हमारी जो साइट होती है वो हमारी क्या होती है 3' के लिए यहाँ पे दी गई है, ठीक है, ये चीज हमको याद में रखनी है। और जो हमारे ये एंजाइम यहाँ पे कट करते हैं ना वो हमारे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करते हैं, ये भी हमें यहाँ पे चीज का पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वो हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को यहाँ पे कट कर पाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या गिवन है 3' CCTAGG, क्या हो गया CC। तो अगर हम यहाँ पे 3' से इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं
चाहे हम यहाँ से स्टार्ट कर ले या चाहे हम यहाँ से स्टार्ट कर ले, हमारी बात वही रहेगी, क्योंकि हमने बताया ना कि ये हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करता है। ठीक है, तो दोनों तरफ से हमारा सीक्वेंस सेम ही आएगा। तो अगर हम यहाँ पे 3 प्राइम से नीचे से अगर इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या है, CCTA। तो अगर हम CC को देखते हैं, CC, यहाँ पे हमें कोई भी CC हमारा नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमें CC हमें मिला है। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, CCTA। तो ये हमारा आगे इसके T नहीं है, यहाँ पे भी हमारा T नहीं है, तो जो हमारा BAM-H1 होगा उसके लिए हमारा यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद है XHO1, इसमें हमारा क्या है, GAGC, 3 प्राइम से ही है, तो यहाँ पे मैं है GAGC, GA ये हमारा नहीं है, ये हमारे यहाँ पे GA में मिल गया, GC में यहाँ पे मिल गया GAGC, देन उसके बाद है TC, तो ये हमारे यहाँ पे मिल गया GAGC TC। और जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमारे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, तो अगर हम यहाँ पे इस तरफ से भी रीड करना स्टार्ट करें तो भी हमारा क्या होगा, GAGC TC, GAGC TC। ठीक है, तो यानी कि एक हमारी जो ये साइट होगी ये हमारी किसके लिए हो जाती है, जो हमारा XHO1 हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा कट यहाँ पे कर देगा। नेक्स्ट उसके बाद है इको R1, तो ये हमारा क्या होगा, CTT। यहाँ पे अगर हम देखते हैं CTT को, तो C यहाँ पे हमारा डबल T है ही नहीं, डबल T नहीं है हमारा कोई भी, तो ये हमारे यहाँ पे कट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है CTA। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है, CTA। अगर हम इसको यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा CTA हमें मिला है। ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे TAG, तो यह होगा हमारा CTA और एक हमारा यहाँ पे TAG। तो ये जो हमारे यहाँ पे CTA TAG होगा ये हमारा किसके लिए हो जाता है, इको RV के लिए। ठीक है, ये इको RV के, ठीक है, 5 के लिए, 5 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कट कर देगा, तो यानी कि जो हमारा Q और S है वो हमारे यहाँ पे कट कर सकते हैं, तो इसीलिए हमारा जो C ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट रहता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, यू हैव एक्सप्रेस्ड द फॉलोइंग प्रोटीन दैट हैज एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ 6.0, द बेस्ट ऑर्डर ऑफ प्रोटीन प्योरिफिकेशन मेथोडोलॉजी टू ऑब्टेन ए प्योर प्रोटीन इज। अब यहाँ पे हमें एक प्रोटीन गिवन है जिसका हमारा जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें 6.0। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या फिर तो PI है वो हमें कितना गिवन है, 6.0। ठीक है, और यहाँ पे हमें डिफरेंट टेक्निक हमें बताई गई है और हमें बताना है कि हम किस टेक्निक को यहाँ पे यूज करके इस प्रोटीन को यहाँ पे प्योरीफाई कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस प्रोटीन को देखते हैं तो प्रोटीन के अंदर में यहाँ पे सबसे पहले में जो चीज नोटिस करनी है वो हमें यहाँ पे है हिस्टिडीन। और जब भी हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को यूज करते हैं तो हम एक एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को पढ़ते हैं, जिसके अंदर हमारा क्या होता है कि जो हमारा प्रोटीन हो उसके अंदर हमारा कोई टैग, हमारा अमीनो एसिड या फिर कोई हमारा मॉलिक्यूल रहता है जिसकी एफिनिटी किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए हमारा ज्यादा रहती है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, हमारा हिस्टिडीन हमें प्रोटीन के अंदर गिवन है, और जो हमारा हिस्टिडीन होता है ना उसकी हमारी जो एफिनिटी होती है वो हमारी निकल के साथ ज्यादा रहती है। ठीक है, तो इसीलिए जब हमारी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी हम करते हैं तो अगर हमारी किसी प्रोटीन के पास हमारा हिस्टिडीन अगर होता है टैग की तरह, तो उसके लिए हम जो हमारी निकल एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक तो हमारी टेक्निक कौन सी होगी यहाँ पे, निकल एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये चीज आपको याद में रखनी है क्योंकि हमारा डायरेक्टली भी कई बार पूछा जाता है कि हिस्टिडीन के लिए हम कौन से यहाँ पे मॉलिक्यूल को यूज करते हैं, एटम को यहाँ पे यूज करते हैं, वो हमारा होता है निकल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया निकल एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एक टेक्निक तो हमारी ये हो गई। अब दूसरी चीज हमारे यहाँ पे क्या गिवन थी, यहाँ पे हमें PI गिवन है। और जैसे कि मैंने आपको जब मैंने अमीनो एसिड के टाइट्रेशन प्रोसेस को भी पढ़ा था तब मैं आपको बताया था हमारे लेक्चर के अंदर कि जो हमारा PI होता है ना वो हमारे पीएच के अकॉर्डिंग हमारा वेरी करता है। ठीक है, जैसे हम पीएच को अगर चेंज करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारा अमीनो एसिड है उसके ऊपर हमारा जो या फिर जो हमारा प्रोटीन होता है तो वो हमारा क्या करेगा, उसके ऊपर हमारा जो नेट चार्ज होता है वो हमारा वेरी करता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि अगर हमारा पीएच जो हो, ठीक है, वो अगर हमारा PI से ज्यादा होता है तो उस टाइम पे जो हमारा प्रोटीन या फिर जो हमारा अमीनो एसिड हो उसके ऊपर हमारा जो नेट चार्ज होगा वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, और जब हमारा पीएच अगर PI के इक्वल हो तो उस टाइम पे हमारा जो नेट चार्ज होगा वो हमारा क्या होता है, 0। और जब हमारा पीएच वैल्यू हमारी PI से कम हो, ठीक है, तो वहां पे हमारा क्या होगा, जो नेट चार्ज होगा वो हमारा होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो एक और चीज हमें यहाँ पे क्या याद में रखनी है कि जो हम यहाँ पे पॉजिटिव, 0 और जो हमारा नेगेटिव चार्ज हम लेके चल रहे हैं वो हम किसके अंदर यूज करते हैं, जो हमारी एनाइन एक्सचेंज या फिर कैटाइन एक्सचेंज हमारी जो क्रोमेटोग्राफी होती है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, उसके अंदर हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, आयन एक्सचेंज जो हमारी क्रोमेटोग्राफी होती है वो हमारी 2 टाइप की होती है, एक होती है हमारी कैटाइन एक्सचेंज और एक हमारी होती है एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये हो गई हमारी कैटाइन एक्सचेंज और ये हमारी होती है यहाँ पे एनाइन एक्सचेंज। अगर मैं पहले यहाँ पे बात करूं कैटाइन एक्सचेंज की, तो कैटाइन एक्सचेंज के अंदर हमारा क्या होता है, जैसे कि ये हमारा कोई कॉलम हो गया, ठीक है, इस कॉलम के अंदर हम यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल को बाउंड करके रखते हैं। मैं पहले कैटाइन एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ। तो कैटाइन एक्सचेंज के अंदर हमारे जो ये मॉलिक्यूल इसके साथ बाउंड हो गए वे हमारे कैसे चार्ज होते हैं, इनके पास नेगेटिव चार्ज। और ये क्या करेंगे, अब इनके ऊपर अगर हमारा नेगेटिव चार्ज है तो ये अपोजिट चार्ज वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे।
तो जब हम यहाँ पे प्रोटीन को अगर इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, तो अगर हमारे प्रोटीन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो उसको क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा यहाँ पे हमारा कैटाइन एक्सचेंज हमारी क्रोमेटोग्राफी होती है, तो उसके अंदर जो हमारा मोलिक्यूल होगा या फिर जो हमारा प्रोटीन होता है, जिसको हम यहाँ पे इंटरेस्ट, जो हमारा इंटरेस्टेड मोलिक्यूल होगा, जिसको हम यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, प्योरीफाई कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमारा नेट चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि जो हमारा कैटाइन एक्सचेंज है उसके अंदर जो हमारा इंटरेस्टेड मॉलिक्यूल है उसके ऊपर हमारा जो नेट चार्ज हो वो हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तभी उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा पॉजिटिव वाला जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन होगा उसको हम यहाँ पे जो हमारे कॉलम है उनकी वॉल के ऊपर हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करें एनाइन एक्सचेंज की, तो एनाइन एक्सचेंज के अंदर हमारा क्या होता है, ये हमारा हो गया क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अगर मैं एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की बात करता हूँ तो उसके अंदर हमारा क्या होता है कि जो हमारे कॉलम होंगे, कॉलम की जो हमारी वॉल होती है उनके ऊपर हमारा जो चार्ज यहाँ पे बाउंड होता है वो हमारा कौन सा होता है, पॉजिटिव। अब अगर ये हमारा पॉजिटिव होगा तो जो हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर हमारा कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव, तभी उसको अट्रैक्ट कर पाएगा। तो यानी कि अगर हम एनाइन एक्सचेंज की बात करें तो एनाइन एक्सचेंज के अंदर हमारा जो इंटरेस्ट मोलिक्यूल होगा या फिर जो हमारे जैसे यहाँ प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के ऊपर हमारा जो नेट चार्ज होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, जैसे आप नाम से भी याद रख सकते हो, यहाँ पे हम एक्सचेंज किसको करेंगे, कैटाइन एक्सचेंज के अंदर पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट किसको करेंगे, पॉजिटिव वाले को, और एनाइन के अंदर हमारा किसको अट्रैक्ट करेंगे, हम नेगेटिव वाले को। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हमारा एक मैकेनिज्म रहता है। तो अगर हम यहाँ पे अगर हमारा पीएच ज्यादा होगा पीआई से, ठीक है, जब हमारा यहाँ पे पीएच अगर हमारा ज्यादा होता है पीआई से, तो क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मोलिक्यूल होगा उसके ऊपर हमारा जो नेट चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे हम कौन सी टेक्निक को यूज कर सकते हैं, एनाइन एक्सचेंज को। ठीक है, और दूसरा हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है कि जब हमारे यहाँ पे पीएच अगर हमारा पीआई से कम होगा तो उस टाइम पे हम, क्योंकि हमारे प्रोटीन के ऊपर हमारा कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, तो वहां पे हम कौन सी टेक्निक को यूज कर सकते हैं, कैटाइन एक्सचेंज को। ये हमारा हो जाएगा कैटाइन एक्सचेंज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शन के अंदर हमें फर्स्ट क्या दिया हुआ है, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, उसका तो हम यूज कर ही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एट पीएच 4.0। अब पीएच हमारा क्या हो गया, पीआई से कम। अगर हमारा पीएच पीआई से कम है तो वहां पे हम किस टेक्निक को यूज करेंगे, कैटाइन एक्सचेंज। यहाँ पे मैं क्या गिवन है, एनाइन एक्सचेंज, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन है कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एट पीएच 9.0। अब यहाँ पे हमारा पीएच क्या हो गया, पीआई से ज्यादा हो गया। अगर हमारा पीएच ज्यादा होता है तो हमारा प्रोटीन के ऊपर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज होने पे हम यहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं, एनाइन एक्सचेंज, ना कि कैटाइन एक्सचेंज, तो ये भी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। देन उसके बाद है एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एट 8.0, तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि अगर हमारा पीएच ज्यादा है तो हमारा प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने से वहां पे कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं, एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे आपकी एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी दी हुई है, तो ये हमारे यहाँ पे ये टेक्निक तो हमारी करेक्ट है। देन उसके बाद है निकल एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, वे भी हमारी करेक्ट है। देन उसके बाद जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, तो ये भी हमारी करेक्ट है, इसीलिए हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देन उसके बाद डी हमें यहाँ पे दिया हुआ है अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन, तो ये हमारा करेक्ट हो सकता है, हम आगे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एट 4.0, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारा पीएच कम है। पीएच अगर हमारा कम हो तो हम वहाँ पे कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को यूज करेंगे, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, एन एंजाइम ऑफ 40 kDa इज एडेड टू ए सबस्ट्रेट सॉल्यूशन इन ए मोलर रेशियो ऑफ 1:3। The concentration of enzyme in the mixture is 12 mg per ml. What would be the corresponding substrate concentration? अब यहाँ पे हमारा क्या है कि हमारे यहाँ पे कोई एंजाइम है जिसका हमारा मोलिकुलर वेट हमारा कितना है, 40 kDa। ठीक है, और इस 40 kDa एंजाइम के जो हमारा मोलिकुलर वेट है, उस एंजाइम को हमने यहाँ पे क्या किया, किसी सॉल्यूशन के अंदर मिक्स कर दिया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। और इस सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा एंजाइम टू सबस्ट्रेट रेशियो है, मोलर रेशियो, ये हमारी मोलर रेशियो है। ठीक है, वो हमारी कितनी आ रही है, 1:3। ठीक है, अब आगे में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम इन द मिक्सचर इज 12 mg per ml। ये जो हमारा था ना, ये हमारा मोलिकुलर वेट है एंजाइम का, हमने ऐड कितना किया यहाँ पे, 12 mg per ml, इतनी कंसंट्रेशन में हमने यहाँ पे ऐड किया इसको। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबस्ट्रेट की जो हमारी कंसंट्रेशन होगी ना वो मैं यहाँ पे बतानी है। अब यहाँ पे मैं जो रेशियो दी हुई है ना, वो मैं किसकी रिगार्डिंग दी हुई है, मोलैरिटी के अकॉर्डिंग, मोलर रेशियो। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा एंजाइम है उसकी हमें मोलैरिटी देखनी पड़ेगी कि सोल्यूशन के अंदर हमारी एंजाइम की मोलैरिटी यहाँ पे कितनी है। ठीक है, और जब हमारी यहाँ पे एंजाइम की मोलैरिटी निकल जाएगी तो उसी से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबस्ट्रेट की मोलैरिटी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो हमारा एंजाइम है वो हमारा कितना मोलर का यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एंजाइम की मोलैरिटी को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा कैसे निकालते हैं हम, कि जितना भी हमने यहाँ पे वेट हमारा टेकन है यहाँ पे, ठीक है, वेट हमारे यहाँ पे कितना है, 12 mg। ठीक है,
और ये हमारा किसके अकॉर्डिंग है, पर ml के अकॉर्डिंग। तो पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, लीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी हम मोलैरिटी को कैलकुलेट करते हैं तो हम पर लीटर के अकॉर्डिंग करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 1 ml के अंदर अगर हमारा 12 mg है, तो अगर हम उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं लीटर के लिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा 12,000 mg पर 1000 ml, या फिर हम यूं कह सकते हैं पर लीटर। ठीक है। और अगर हम इसको यहाँ पे ग्राम में कन्वर्ट करें, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है किलो डाल्टन है, और अगर हम इसको यहाँ पे डाल्टन में कन्वर्ट करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा 40,000 डाल्टन, और इसी को हम क्या कह सकते हैं 40,000 ग्राम भी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ये 12 ग्राम। ठीक है। और ये हमारा हो गया पर लीटर के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो यानी कि हमारा यहाँ पे क्या है 12 ग्राम है, और वो हमारा पर लीटर के अकॉर्डिंग हो रहा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा हो गया जो हमने वेट टेकन है। यहाँ पे अगर मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो हमारा क्या होता है वेट टेकन डिवाइडेड बाय जो भी हमारा यहाँ पे मोलिकुलर वेट होगा। ठीक है। और इसको कंप्लीट को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे किसके साथ, जो हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन की वॉल्यूम रहेगी। ठीक है। तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम हमारे यहाँ पे अगर हम पहले मोलैरिटी को देखते हैं, जो हमारा मोलिकुलर वेट है वो हमारा कितना है यहाँ पे 40,000। ठीक है। और डिवाइडेड में हमारे यहाँ पे आ जाएगा 1 लीटर। ठीक है। तो ये तो हमारा 1 लीटर है, तो नीचे अगर हमारा यहाँ पे 1 है तो इसको हम यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है 12 डिवाइडेड बाई 40,000। और अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 40,000। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है 4, यहाँ पे हमारा 3 इंटू ये हमारा हो जाएगा 10⁻⁻⁴। ठीक है। और अगर हम इसको यहाँ पे फर्दर और सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.0003। ठीक है। या फिर इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया, जो हमारी यहाँ पे एंजाइम की हमारी जो कंसंट्रेशन आई है, जो मोलैरिटी हमारी यहाँ पे आई है। ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे क्या आई है 0.0003। ठीक है। ये हमारा हो गया मोलर, क्योंकि हमने मोलैरिटी यहाँ पे कैलकुलेट की थी ना एंजाइम की। ठीक है। ये हमारी हो गई एंजाइम की मोलैरिटी, और ये हमारी 0.003 मोलर है। तो अगर हम इसको यहाँ पे मिली मोलर में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा 0.0003 इंटू 10⁻⁻3। ये हमारा क्या हो गया मिली मोलर। ठीक है। मिली मोलर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको मल्टीपल कर दिया 10⁻³ के साथ। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.3 मिली मोलर। और ये हमारी क्या है एंजाइम की हमारी मोलैरिटी, लेकिन हमें बताने किसकी है सबस्ट्रेट की। और सबस्ट्रेट की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे तो हमारा क्या था, जो हमारा एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो हमारी मोलैरिटी थी वो हमारी किस रेशो में थी 1:3। तो अगर हमारी यहाँ पे एंजाइम की मोलैरिटी कितनी है 0.3, तो इसकी हमारी कितनी हो जाएगी 0.9 मिली मोलर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट रहता है 0.9 मिली मोलर। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे 2014 के जो हमारा बॉटनी सेक्शन होगा उसके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और लाइफ साइंस से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।